वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज की वीडियो का टॉपिक है 9 अक्टूबर 2025। इसमें बहुत सारे करंट अफेयर्स इकट्ठे किए गए हैं जो वनडे एग्ज़ाम्स, बैंक्स के हो गए, आरबीआई हो गया, एनडीए, पीसीएस वगैरह होता है, इसके लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज के वीडियो में जो न्यूज़ कवर किया गया है, 9 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्ट डे। ठीक है, फिर कल यानी कि 8 तारीख को नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री अनाउंस हुआ। यह मिला है सुषमा कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमार यागी को। अमित शाह उन्होंने स्विच कर लिया है जो मेल पे, इसके बारे में जानेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनॉग्रेट किया है सेटकॉम समिट एट द इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी जिसको बोलते हैं, उसने अपने समन में क्यूआर कोड वगैरह लगाया है ताकि लोग फ्रॉड के शिकार ना हो। फिर अभी सोने का दाम बहुत बढ़ रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड ईटीएफ। ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एशिया में भारत नंबर 1 पे पहुंच गया है इन कंसिडरिंग द इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड ईटीएफ। ईटीएफ के बारे में जानेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसने वर्ल्ड के मर्चेंडाइज ट्रेड के ग्रोथ रेट को 2026 के लिए घटा के 0.05% कर दिया है। और फिर वीडियो के लास्ट में 5 एमसीक्यू होंगे प्रैक्टिस के लिए। और फिर हर बार की तरह वीडियो में एक लिंक दे दिया जाएगा आपको, जहाँ पे आज के न्यूज़ पे सारे क्वेश्चंस बनाए हुए होंगे, एमसीक्यूज होंगे। हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत करते हैं डे से। 9 अक्टूबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्ट डे। ठीक है, इस पर थीम क्या है? पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विस, ग्लोबल रीच, है ना। इसके बारे में जानते हैं। हर 9 अक्टूबर को वर्ल्ड में मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्ट डे। क्यों? क्योंकि 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का फॉर्मेशन हुआ था बर्न स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है। तो स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न में 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, 9 अक्टूबर को हुआ था। फिर आप जानते हो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है वर्ल्ड के जितने सारे डाक खाने हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, हर कंट्री का ये रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, इनका साल में एक बार होता है कांग्रेस। ठीक है, आम सभा जिसको बोलते हैं। 1969 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का कांग्रेस हुआ था टोक्यो, जापान में। और वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि अब से हर साल 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाएगा। 1969 ऑनवर्ड्स हर साल 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। ठीक है, इस बार का थीम क्या है? पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विस, ग्लोबल रीच। आप जानते हो डेज में पढ़ने का तरीका क्या होता है, किस दिन मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर। और इसका थीम क्या है? पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विस, ग्लोबल रीच। ठीक है, थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन भी कवर कर लें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में। जैसे कि आपने देखा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कब बना था? 9 अक्टूबर 1974 को। और ये बना कहाँ था? बर्न में। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? बर्न, जो कैपिटल है स्विट्ज़रलैंड की। इसका फीचर क्या है? ये दुनिया का ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ये बना था 1865 में, 17 मई 1865 में। ठीक है, 1865 में बना। ये वर्ल्ड का सबसे पुराना एग्जिस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। फिर 1874 में बना, पोस्ट ऑफिस वालों ने अपना बनाया यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसलिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है वर्ल्ड का दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। 1948 में यह यूनाइटेड नेशंस का बन गया था एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी। भारत 1876 में उसने पोस्टल यूनियन को ज्वाइन किया। इसका मतलब 2 साल के बाद इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को। इंडिया पोस्ट जो है ना, पोस्ट ऑफिस हमारे देश का, वो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का पार्ट बन गया है। नाम से ही लगता है ये क्या काम करता होगा। भारत में, वर्ल्ड में जितने भी पोस्टल सिस्टम हैं, डाक, उसको कोऑर्डिनेट करता है
और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने की कोशिश करता है जो पूरे विश्व में उसके सदस्य देश फॉलो करें। यही काम होता है किसका? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का। अक्टूबर के मंथ में नोबेल प्राइज़ विनर का अनाउंसमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले अनाउंस किया गया था मेडिसिन का, मेडिसिन या फिजियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद कल के वीडियो में देखना फिजिक्स होगा, और आज का वीडियो जो है वो कवर करेगा किसको? केमिस्ट्री को। 3 है, सुशुमो कितागावा, ये हैं रिचर्ड रॉबसन और ओमार यागी। ये 3 लोग हैं जिनको इस बार का नोबेल का केमिस्ट्री का प्राइज़ मिला है, ठीक है। स्वीडन में स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम, जो फिजिक्स का भी प्राइज़ अनाउंस करता है, उसने कल अनाउंसमेंट किया और उसने कहा कि इस बार नोबेल का जो प्राइज़ है केमिस्ट्री का वो 3 आदमी को मिलेगा। एक सुसुमु कितागावा हैं, दूसरा रिचर्ड एफ रॉबसन है, और तीसरा ओमार यागी हैं। 3 हैं, ठीक है। देखो पढ़ने का तरीका, तीनों का नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। साथ साथ ना कभी कभी पूछ लेता है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो सुसुमु कितागावा वो जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन यूनाइटेड किंगडम के हैं, ओमार यागी ये जॉर्डन के थे, पैलेस्टीनियन है, फिर बाद में ये चले गए यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये अब सिटीजन है किसके? यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन हैं। इनको मिला है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री फॉर 2025। कुछ एग्ज़ाम्स में ना काम पूछता है किस काम के लिए इनको ये प्राइज़ मिला है। तो नोबेल कमेटी के हिसाब से इन्होंने काम किया किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। इन्होंने एक इनोवेटिव मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क डेवलप किया है जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। जो नोबेल प्राइज़ कमेटी है वो कहता है इन्होंने एक नया तरह का मॉलिकुलर आर्किटेक्चर मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क डेवलप किया है जिसमें बड़े बड़े कैविटीज़ मतलब छेद होते हैं, उसके कारण मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अणु वो आराम से अंदर और बाहर फ्लो कर सकते हैं। इसके कारण क्या हुआ है? इनके इन काम के कारण जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस काम को इस्तेमाल किया है। वो पानी को हार्वेस्ट करते हैं कहाँ से? डेजर्ट एयर, यानी कि डेजर्ट में जो हवा है, हवा में जो पानी की बूंदें हैं उसको वो इसमें से निकाल लेते हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। जो पानी में पॉल्यूटेंट्स होता है, प्रदूषण होता है, उसको निकाला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में कैप्चर किया जाता है, फिर उसको ना ज़मीन के नीचे गाड़ दिया जाता है। इससे थोड़ा एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी? कम होगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा? स्लो हो जाएगा। हाइड्रोजन, आजकल हाइड्रोजन को स्टोर किया जाता है उसको फ्यूल बनाने के लिए। ये सब जो काम आज आप सुनते हो, देखते हो, उसका मेन जो फाउंडेशन है वो इन तीनों आदमी के डिस्कवरी का है। इसीलिए इनको दिया गया है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। आप जानते हो कि जो नोबेल प्राइज़ होता है, ठीक है, वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने टीएनटी का आविष्कार किया था, बहुत सारे पैसे कमाए, डेथ के समय उन्होंने एक विल बनाया, वसीयत, और कहा मेरी सारी संपत्ति जो है ना इसका एक फाउंडेशन बना दो और उन लोगों को दो जो शांति वगैरह के लिए काम करते हैं। तो उन्हीं का जो पैसा है जिसको नोबेल फाउंडेशन मैनेज करता है, उसी पैसे में से प्राइज़ दिया जाता है। प्राइज़ कितने दिए जाते हैं? 11 मिलियन क्रोनर को, ठीक है। इसका मतलब 11 मिलियन क्रोनर जो है ये तीनों में बटेगा, वन थर्ड ये तीनों आपस में बांट लेंगे। हमेशा याद रखना, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, इसका जो प्राइज़ होता है ये प्राइज़ आपका दिया जाएगा स्टॉकहोम में, ठीक है। स्टॉकहोम राजधानी है स्वीडन की। ये सेरेमनी होता है हमेशा 10 दिसंबर को होता है हर साल। 10 दिसंबर को क्यों? क्योंकि इस दिन डेथ हुआ था अल्फ्रेड नोबेल का। तो फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स वाले ये सारे पहुंचेंगे 10 दिसंबर को प्राइज़ लेने के लिए स्टॉकहोम में। लेकिन याद रखना, जो पीस, शांति का जो पुरस्कार होता है, ठीक है, उसके लिए विजेता को जाना पड़ता है ओस्लो, ठीक है। ओस्लो किसकी राजधानी है? ओस्लो आपका राजधानी है
नॉर्वे की। तो नॉर्वे की जो राजधानी है ऑस्लो, वहाँ पे पीस वाले को जाना पड़ता है, शांति वाले को जाना पड़ता है। और उसको भी पुरस्कार कब दिया जाता है? 10 दिसंबर 2025 को। कुछ कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो बहुत पीछे चले जाते हैं, तो इसलिए 2024 का जो प्राइज़ मिला था वो डेविड बेकर, डेमिस हेसाबिस और जॉन जंपर को मिला था। ये 24 का है। कुछ कुछ में पूछते हैं, 99% जो है वो 25 का ही पूछेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा जान ले नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री के बारे में। अब जानते हो अल्फ्रेड नोबेल के मरने के बाद जो नोबेल फाउंडेशन बना था वो बना था 1901 में। और सारा प्राइज़ जो था पहली बार दिया गया था 1901 में, एक्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो प्राइज़ था इसको स्थापित किया गया था, इंस्टीट्यूट किया गया था 1967 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा। और पहली बार ये प्राइज़ दिया गया था 1969 में। तो अगर इकोनॉमिक्स को छोड़ दें तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस ये पहली बार दिया गया था 1901 में। ठीक है, तो फिर 1901 में पहला पर्सन कौन था जिसको केमिस्ट्री का प्राइज़ दिया गया था? ये थे जैकोबस हेनरिकस वैन हॉफ। ये नेदरलैंड्स के साइंटिस्ट थे जिनको फर्स्ट टाइम दिया गया था प्राइज़ 1901 में। केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ है वो दो आदमी को दो बार मिला है। एक इंग्लैंड के हैं फ्रेडरिक सैंगर। फ्रेडरिक सैंगर को ये अवार्ड केमिस्ट्री में मिला था 58 में और 1980 में। एक अमेरिकन है मैरी शार्पलेस, इनको दो बार अवार्ड मिला है केमिस्ट्री में, वो 2001 और 2022 में। इसका मतलब फ्रेडरिक सैंगर जो ब्रिटिश थे और बैरी शार्पलेस जो अमेरिकन है, इनको दो दो बार मिला है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़। पहली वुमेन जिसको ये प्राइज़ मिला है वो मैडम क्यूरी हैं, फ्रांस की। ठीक है, देखो मैडम क्यूरी में खास बात क्या है, केमिस्ट्री का तो इनको मिला 1911 में, फिज़िक्स का इनको मिला था 1903 में। मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी साइंटिस्ट हैं, मेल फीमेल दोनों मिला के, जिनको केमिस्ट्री और फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है, एकमात्र। ठीक है, और पहली वुमेन भी कौन है? मैडम क्यूरी हैं। फिर किसी देखो इंडियंस की अगर हम लोग बात करें तो वेंकट रमन रामाकृष्णन, ये देखो इंडियन बॉर्न हैं। ठीक है, लेकिन बाद में ये बाहर चले गए और ये ब्रिटेन और अमेरिकी नागरिक हैं। ब्रिटेन और अमेरिका में आप दो दो देश के नागरिक हो सकते हो। तो फिलहाल ये ब्रिटेन और अमेरिका के नागरिक हैं, लेकिन इनका जन्म भारत में हुआ था, इस हिसाब से इसको शामिल कर रहे हैं। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में 2009 में। ठीक है, ये हो गया आपका नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, यूनियन होम मिनिस्टर या फिर क्या और जो मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन है अमित शाह, उन्होंने कल एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा आज से मेरा जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा उसके लिए आप जोहो मेल का इस्तेमाल कीजिए। जोहो मेल आजकल बहुत पॉपुलर है भारत में। ठीक है, देखो इसके पीछे का कहानी क्या है फिर वो समझ में आ जाएगा। भारत रशिया से ऑयल ख़रीदता है, ठीक है, और रशिया ने उसका मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है यूक्रेन में। यूक्रेन का समर्थन वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका करता है, उसको बहुत सारा हथियार वगैरह सप्लाई किया है, लेकिन फिर भी यूक्रेन बैटलफील्ड में बहुत ही कमज़ोर है। रशिया पे प्रेशर डालने के लिए, व्लादिमीर पुतिन पे प्रेशर डालने के लिए रशिया क्या यूरोपियन यूनियन और अमेरिका क्या कर रहा है? रशिया के ऑयल को टारगेट कर रहे हैं और सैंक्शन लगा रहे हैं उस देश पे जो रशियन ऑयल ख़रीदते हैं। यूरोपियन यूनियन ने अभी क्या किया था, उसने एक फिर से सैंक्शन का एक नया लिस्ट लगाया था रशियंस पे, जिसमें ये कहा गया था कि जो जो रशिया का ऑयल ख़रीदेगा, क्रूड ऑयल, उस पर हम सैंक्शन लगाते हैं। और उसमें उसने पहली बार एक इंडियन कंपनी को शामिल किया, उसका नाम था नयारा एनर्जी। ये नयारा एनर्जी जो है इसका पहले मालिक था एसआर ऑयल। एसआर ऑयल ने क्या किया, उसने नयारा एनर्जी को बेच दिया एक रशियन कंपनी को, रॉसनेफ्ट। ये रशिया की बहुत बड़ी ऑयल और गैस कंपनी है, सॉरी ऑयल कंपनी है। गैस में उसका गैसप्रॉम है, उसने बेच दिया रॉसनेफ्ट को। और नयारा का जो रिफाइनरी है वो गुजरात के वदीनार में है।
ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, पहली बार एक भारतीय कंपनी पे सैंक्शन लगा दिया, ये कहते हुए कि ये कंपनी जो है रशियन है, ठीक है, इसलिए रशिया पे दबाव बनाने के लिए उसने नयारा पे सैंक्शन लगा दिया। अब देखो क्या हुआ, जैसे उसने नयारा पे सैंक्शन लगाया ना, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, जिसका विंडो आप यूज़ करते हो अधिकतर, माइक्रोसॉफ्ट ने तुरंत सैंक्शन लगा दिया नयारा पे, ठीक है। और जानते हो आजकल कंपनी का जो डेटा होता है वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे होता है। माइक्रोसॉफ्ट का भी क्लाउड कंप्यूटिंग का एक्सेस करता था नयारा एनर्जी। जैसे ही नयारा पे सैंक्शन लगा, माइक्रोसॉफ्ट ने उसका काम बंद कर दिया, नयारा को नुकसान हो गया क्योंकि काम कंपनी का सारा काम ही ठप हो गया। तो फिर नयारा ने उसको धमकी दी थी कि अगर आप नहीं हटाते हो, क्योंकि हम तो इंडियन कंपनी है, रशियन कंपनी तो है नहीं, अगर आप हम पे ये माइक्रोसॉफ्ट अगर नहीं हटाता है हम पर प्रतिबंध, हम आप पे केस कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने 24 आवर्स के अंदर ही अपना डिसीजन वापस ले लिया, फिर नयारा का सारा सर्विस रिस्टोर कर दिया। लेकिन इससे एक सबक मिला भारतीय गवर्नमेंट को, भारतीय कंपनी को, कि आप विदेशी कंपनियों पे कभी निर्भर नहीं रह सकते। वो कब जब चाहे आपका पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बंद कर सकता है, क्योंकि देखो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यही तो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करते हैं। फिर मोदी साहब ने स्वदेशी का आह्वान किया, उसने कहा कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी को यूज़ करो। और स्वदेशी में एक जो है वो नाम जो है वो जोहो, ठीक है, इसका नाम सुनते हो गए, ठीक है। यही न्यूज़ था, इसमें देखो हमें क्या क्या याद करना है। तो इंडियन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव, सबसे पहले इन्होंने अनाउंस किया कि आज से मेरा सारा ऑफिशियल काम जो होगा ना वो जोहो मेल पे होगा। फिर कल अमित शाह ने आपका ट्वीट करके कहा आज से मेरा सारा जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा वो जोहो पे होगा। पहली बार किसी मिनिस्ट्री ने अपने ऑफिशियल्स को ऑर्डर किया है, वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपने ऑफिसर्स को कहा है कि आप ऑफिस काम के लिए जोहो सूट का इस्तेमाल करोगे। ये सारे माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ करते हैं, ये इनको कहा जा रहा है कि जोहो पे आप शिफ्ट हो जाओ, ताकि इंडियन कंपनीज को बढ़ावा दिया सके। और फिर कल डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा था ना, हमें चीन से सीखना चाहिए, कैसे वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ है, कैसे उसने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। उसी में एक छोटा सा कदम है, भारत सरकार जोहो को बढ़ावा दे रहा है। अब एग्ज़ाम की बात करो तो फिर एग्ज़ाम के हिसाब से क्या याद करना है। जोहो है क्या, ये एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके संस्थापक हैं श्रीधर वेम्बू और टॉनी थॉमस। श्रीधर वेम्बू जो है ना इंडियन है, ठीक है, तमिलनाडु के हैं। इन्होंने अमेरिका न्यू जर्सी में 1996 में एक कंपनी खोली, उसका नाम रखा एडवेंट नेट, जिसको बाद में 2009 में इसको नाम बदल के कर दिया गया जोहो। ये पूरा एक ऑनलाइन ऑफिस सूट ऑफर करता है, जैसे जोहो वर्क प्लेस, जैसे गूगल वर्क प्लेस होता है ना, उसी तरह जोहो वर्क प्लेस है। ये सारे आपके नीड को पूरा करेगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चेन्नई। और भारत में इसको एक अल्टरनेटिव देखा जा रहा है, किसके खिलाफ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और गूगल वर्क स्पेस के खिलाफ एक अल्टरनेटिव देखा जा रहा है। इसलिए इसको जो बहुत न्यूज़ में, इसको थोड़ा हमें याद करना होगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड न्यूज़ याद रखिएगा, जैसे हम लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर टेलीग्राम बहुत पॉपुलर है। टेलीग्राम जो है रशियन कंपनी है। व्हाट्सअप आप जानते हो अमेरिका ने इसका है, मेटा, जिस जो ओनर है आपका फेसबुक का। जोहो ने अपना एक व्हाट्सअप का वर्जन निकाला है, मैसेजिंग सिस्टम, उसका नाम है अरताई। ये एक तमिल वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब तमिल में होता है चिट चैट, मतलब बातें करना, ठीक है। इतना पॉपुलर हो रहा है कि गूगल प्ले स्टोर, जितने भी एंड्रॉयड्स के ऐप होते हैं वो गूगल प्ले स्टोर पे होते हैं, वो सारे के सारे वहाँ से हमें डाउनलोड करना पड़ता है, या फिर एप्पल का यूज़ करोगे तो फिर एप्पल स्टोर से आपको डाउनलोड करना पड़ता है ऐप को। इतना ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है ये आरटीआई कि आज नंबर 1 डाउनलोड है ये गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पे इंडिया में, ठीक है। इसी में एक न्यूज़ और आ रहा है, परप्लेक्सिटी एआई। ये जो परप्लेक्सिटी एआई कंपनी है, इसको फाउंड किया है अरविंद श्रीनिवास ने। मज़े की बात है,
ये H1B वीज़ा पे, है ना, H1B वीज़ा पे अमेरिका गए थे, ठीक है। ये IIT मद्रास से पढ़े हुए हैं। वहाँ पे जाके इन्होंने एक कंपनी खोली, कंपनी का नाम रखा परप्लेक्सिटी AI, ठीक है। जैसे AI की बात करोगे, आज सबसे फेमस कौन सा है? चैट GPT। बहुत लोग यूज़ करते हैं चैट GPT को। चैट GPT जो है एक अमेरिकन कंपनी ओपन AI, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने अब इन्वेस्ट किया है बहुत ज़्यादा, ओपन AI का है, गूगल का है जेमिनाई, ठीक है। तो भारत में या वर्ल्ड में भी परप्लेक्सिटी AI जो है ना, वो चैट GPT और जेमिनाई जो है इसके टक्कर का माना जा रहा है। भारत में आपका जोहो बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, आराटाई पॉपुलर होता जा रहा है, इसी तरह परप्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। क्यों? इंडियन ने बनाया इसी के लिए। ये भी एक जनरेटिव AI पावर्ड आंसर इंजन है, ठीक है। और परप्लेक्सिटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, US में। ये अमेरिकन कंपनी है, याद रखना है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि इंडियन ने बनाया इसलिए हमारा है। थोड़ा सा याद रखना, जोहो, आराटाई, और याद रखना क्या? परप्लेक्सिटी AI, ये हमें याद रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज यानी कि 9 अक्टूबर को लॉन्च किया है टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0, ठीक है। ठीक है, आप जानते हो, जैसे कल के वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025, इसका इनाग्रेशन किया था न्यू दिल्ली में नरेंद्र मोदी साहब ने, ठीक है। 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था इसका इनाग्रेशन किसने किया था, ठीक है, और थीम क्या था। देखो फिर उसके बाद क्या हुआ था, जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है उसी में यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनाग्रेट किया सैटकॉम समिट ऑन स्पेस नेटवर्क फॉर यूनिवर्सल कनेक्टिविटी। सैटकॉम का मतलब होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसमें सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है और फिर आपको कम्युनिकेशन की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जैसे आपने नाम सुना होगा स्टारलिंक। स्टारलिंक एलियन मस्क की कंपनी क्या है? इसको भारत सरकार ने परमिशन दे दिया है कि वो भी भारत में सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम को लॉन्च कर सकता है। भारत में आपका जियो है, वो भी ये काम कर रहा है। क्योंकि देखो गांव जो होते हैं ना, गांव में वहाँ पे टावर लगाना, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम होता है। तो फिर जो बहुत रिमोट एरिया है ना, जो एक्सेसिबल नहीं है, वहाँ के गांव के निवासियों को, पॉपुलेशन भी बहुत छोटा होता है, सेटेलाइट के कम्युनिकेशन के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू उनको कम्युनिकेशन का लिंक प्रोवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं सैटकॉम। तो इसी का महत्व को उजागर करने के लिए एक सैटकॉम समिट आयोजित किया गया था इंडिया नेशनल सॉरी 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस में। इसका इनाग्रेशन किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इनाग्रेशन किया था नरेंद्र मोदी साहब ने। सैटकॉम समिट जो था उसका इनाग्रेशन किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अब क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात आ रही है तो फिर इसको अटेंड किसने किया था? इसको अटेंड किया था जितेंद्र सिंह ने, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर स्पेस। भारत में स्पेस की एजेंसी है इसरो, ठीक है, वो भी आपका शामिल हुए थे। इसरो के चेयरमैन अभी कौन है? वी नारायणन, वो साहब भी थे। और फिर भारत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर और इसरो के बीच का संपर्क बनाने के लिए एक संस्था बनाई है, उसका नाम रखा है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। क्योंकि स्पेस में भी प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया है, तो प्राइवेट सेक्टर और इसरो के बीच, क्योंकि सारा काम तो इसरो अभी तक करता आ रहा था, तो प्राइवेट सेक्टर और इसरो के बीच का जो लिंक का काम होगा वो काम करेगा आपका इन स्पेस। उसके चेयरमैन है पवन गोयनका, वो भी वहाँ पे उपस्थित थे, ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहाँ पे भाषण दिया था। भाषण में जो हमारे काम का चीज़ है वो क्या है? उन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है भारत के 38,260 38,260 रिमोट विलेजेस जो है ना, डिफ़िकल्ट टेरेन का मतलब पहाड़ पे होंगे या रेगिस्तान वगैरह में होंगे, आइलैंड में होंगे, उनको ना सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और इस पे लगभग टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है? 40,000 करोड़।
ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 29,000 विलेजेस को ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर दिया है। बाकी जो बचे हुए विलेजेस हैं उनको भी पूरा कर लिया जाएगा। आपको याद रखना है कितने विलेजेस को कवर किया जाएगा अंडर द सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये हमारा याद है। दूसरा, उन्होंने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट जो है नेशनल सेटकॉम मॉनिटरिंग फैसिलिटी सेटअप करेगा। इस पर खर्च कितना होगा? 900 करोड़। इसका मेन मकसद क्या है? टू सेफगार्ड स्पेक्ट्रम एसेट्स एंड एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ इंडियाज सैटेलाइट गेटवे। देखो, बहुत जब वॉर होगा तो दुश्मन हमारे सबसे पहले सैटेलाइट सिस्टम को उड़ाएंगे, कम्युनिकेशन नेटवर्क को उड़ाएंगे। उनकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है कि कुछ कदम उठाया जाए। उसी के लिए नेशनल सेटकॉम मॉनिटरिंग फैसिलिटी भारत सरकार सेटअप करेगा। इस पर खर्च करेगा कितना? 900 करोड़, जिससे कि जितने भी एसेट्स हैं, एसेट्स का मतलब सैटेलाइट्स हैं जिसके द्वारा कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाता है, उनको सेफगार्ड किया जाएगा। ये कैंपेन कब लॉन्च हुआ है? 9 अक्टूबर 2025 को। ये जो कैंपेन है, दो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। एक है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो जिसके मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैं, और दूसरा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जेपी नड्डा साहब मिनिस्टर है। दोनों मिनिस्ट्री ने मिलकर लॉन्च किया है टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0। ये जो कैंपेन है इसका ड्यूरेशन होगा 60 डेज़ का। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत में जो यूथ हैं, जिसमें से बहुत लोग आपके टोबैको या टोबैको प्रोडक्ट्स जैसे सीडी हो गया, बीड़ी हो गया, सॉरी सिगरेट्स हो गया, बीड़ी हो गया, या फिर आपका गुटखा वगैरह खाते हैं, उनको इनकरेज किया जाएगा कि आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। ठीक है। और इसके लिए विशेष ध्यान कहाँ पे दिया जाएगा? स्कूल और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ पे सेमिनार किया जाएगा, बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा आप टबाको का इस्तेमाल ना करें। इसीलिए देखो, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शामिल किया गया है। ठीक है। प्लस ये याद रखिएगा, टोबैको का सेवन करने से कैंसर होता है, और कैंसर एक मेजर प्रॉब्लम हो रहा है भारत में, इसीलिए लॉन्च किया गया है टोबैको फ्री यूथ कैंपेन। फिर स्टैटिक में क्या याद रखना? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हर साल 31 मई को मनाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे। ठीक है। तो हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाता है। दूसरा ये याद रखना, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टोबैको का प्रोडक्शन करता है चाइना, और सेकंड प्लेस पे कौन है? इंडिया। टोबैको या तंबाकू भारत का प्रोडक्ट नहीं है, इसको बाहर से लाया गया था, और इसको बाहर से लाने वाले कौन थे? पोर्चुगल। जब पुर्तगाली भारत आए थे तो उन्होंने बहुत सारा सामान भी बाहर से लाया था, जिसमें एक था आपका टोबैको, कॉफ़ी। ठीक है। ये सब जो है ना पुर्तगाली लाए हैं हिंदुस्तान, इसमें यही याद रखना है। ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ असम ने उसने लॉन्च किया है अरुणोदय 3.0। हिमंता बाबू बहुत फॉर्म में है, इन्होंने कुछ स्कीम्स जो लॉन्च किए हैं अभी हाल फिलहाल में, तो उसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। रिसेंट स्कीम्स लॉन्च बाय हिमंता बिस्वा शर्मा इन असम। एक स्कीम है श्रद्धांजलि स्कीम, जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। इसमें क्या है, जैसे असम के लोग हैं, असम भी एक गरीब राज्य है, यहाँ के लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए। गए थे अभी तमिलनाडु में, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, ये लोग मर गए थे, फिर उनके शरीर को लाया गया था असम। तो इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए जब असम के लेबर या स्टूडेंट अगर असम से बाहर गए हैं, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे डेथ हो जाता है, तो फिर उनके पार्थिव शरीर को, डेड बॉडी को पूरे सम्मान के साथ वापस असम में लाया जाएगा ताकि उनका दाह संस्कार किया जा सके। ऑफ कोर्स ये अमीरों के लिए नहीं है। इसी स्कीम का नाम क्या है? श्रद्धांजलि स्कीम। फिर जापान, जापान ने अभी अनाउंस किया है कि उसको 10 लाख इंडियन चाहिए जापान में काम करने के लिए, क्योंकि जापान का पॉपुलेशन ग्रोथ ना के बराबर है, वहाँ के लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, जापान के पास लेबर का ज़बरदस्त शॉर्टेज है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन गया ना। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या किया, उसने लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर्स फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट। इसको CM फ्लाइट स्कीम बोलते हैं, फुल फॉर्म पूछेगा। इसमें क्या है, असम के जो लड़के होंगे उनको जापानी भाषा सिखाया जाएगा।
ठीक है, जापानी तौर तरीके सिखाए जाएंगे और उन स्किल में ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें जापान की रिक्वायरमेंट है। फिर इंटर्नशिप के लिए इनको जापान भेजा जाएगा और अगर सब चीज़ ठीक ठाक रहा तो इनको जापान में नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, इसी स्कीम को नाम है सीएम फ्लाइट स्कीम। ये हिमंता बिस्वा शर्मा ने लॉन्च किया, दो, एक श्रद्धांजलि और एक सीएम फ्लाइट स्कीम। ठीक है, इसको लॉन्च किया था किसने? असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने। ये और कहाँ पे लॉन्च किया? गुवाहाटी में। ये बेसिकली एक एंटी पॉवर्टी, गरीब कल्याण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहली बार इस स्कीम को लॉन्च किया था 2020 में, जब वो असम के फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन थे? सर्बानंद सोनोवाल। उस समय ये असम के फाइनेंस मिनिस्टर थे। 2020 में उन्होंने लॉन्च किया था अरुणोदय, उसी का अपग्रेडेड थर्ड वर्जन आ गया है जो अभी लॉन्च हुआ है कल। ठीक है, इसका फीचर क्या है? असम के 38 लाख फैमिलीज, 38 लाख फैमिली को हर महीने मिलेगा 1250 रुपये पर मंथ। ठीक है, और एलपीजी का जो गैस लेंगे वो, उसके लिए अतिरिक्त सब्सिडी कितना मिलेगा? 250 रुपये पर मंथ। 250 रुपये उनको सब्सिडी मिलेगा फॉर परचेज ऑफ एलपीजी सिलेंडर और गैस। ठीक है, नवंबर से जिस गरीब लोगों के पास राशन कार्ड है उनको पल्स, दलहन, सॉल्ट और शुगर सब्सिडाइज रेट्स पे मिलेगा। सिंपल सा याद क्या करना है? अरुणोदय, ये वेलफेयर स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट का है? असम का है। हिमंता बिस्वा शर्मा कहाँ के सीएम हैं? असम के। इसमें कितना पैसा दिया जाएगा? गरीबों को 1250 रुपये पर मंथ मिलेगा और एलपीजी के परचेस पे, सिलेंडर वगैरह जो खरीदेंगे, कनेक्शन खरीदेंगे, उस पर 250 रुपये का सब्सिडी और मिलेगा। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में तो आपको मिलता ही मिलता है, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से ये सब्सिडी आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपने इसका नाम सुना होगा, ईडी। ईडी ने इंट्रोड्यूस किया है क्यूआर कोड इनेबल्ड समन। समन का मतलब होता है ना, जब ईडी को किसी से पूछताछ करना होता है तो उसके एक तरह का एक लीगल लेटर भेजता है कि आप इस समय हमारे सामने उपस्थित हो, हमें आपसे इसके बारे में पूछताछ करनी है। तो ईडी ने क्या किया है? उसने कहा है अब जब हम किसी आदमी को समन भेजेंगे उसमें कुछ कुछ फीचर्स डाल रखा है। ठीक है, तो पहले न्यूज़ देख लेते हैं। ईडी, वैसे देखो ऑफिशियल नेम इसका डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है। ठीक है, ऑफिशियल नेम, लेकिन पॉपुलर किस नाम से है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी ईडी बोलते हैं। ठीक है, ये कहता है अब हम जो भी समन भेजेंगे, बुलावा भेजेंगे किसी इंडिविजुअल वगैरह को, ठीक है, पूछताछ करने के लिए, उस समन में अब एक क्विक रिस्पांस कोड होगा और एक यूनिक पासकोड होगा। ठीक है, इस समन में इस ऑफिसर्स का एक सिग्नेचर होगा, उसका स्टैम्प होगा, उसका ईमेल होगा, उसका फ़ोन नंबर होगा। जब आपके पास मान लो ये समन आता है और आपको शक लगता है कोई नकली आदमी तो नहीं भेज दिया मुझे तंग करने के लिए, तो वो कहता है कि आप क्या करो, क्यूआर कोड को स्कैन करो, वो तुरंत आपको ईडी के वेबसाइट पे ले जाएगा। आप इस ऑफिसर से बात भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, ताकि आपको ये आश्वस्त हो जाओ कि भाई सही लीगल प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा देखो क्यों किया जा रहा है? आपने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट या ऑनलाइन अरेस्ट, हमेशा सुनते हो। वो रिटायर्ड आदमी थे, 25 लाख रुपया उनका अकाउंट से निकल गया। क्यों? क्योंकि उसको अरेस्ट कर दिया गया था, डिजिटल अरेस्ट। कुछ लोग स्कैमर्स हैं जो पुलिस ऑफिसर बन के नेट पे आते हैं और आपको फिर धमकाते हैं कि हम पुलिस ऑफिसर हैं, हम जज हैं, हम ये हैं, आप पे ये मुकदमा है, आप पे वो मुकदमा है, अगर आप जल्दी से अपना पेमेंट कर दोगे तो फिर आपसे हम ये मुकदमा हटा लेंगे। बहुत लोग डर जाते हैं, वो तुरंत तुरंत फटाफट पैसे दे देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? वो एक तो फ्रॉड के शिकार हो गए, हार्ड एंड पैसा भी गया, बदनामी भी होती है। इसको कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। क्योंकि वो स्कैमर आपको बोलता है ना, ये तब तक आपको हम घर पे बंदी बना के रखते हैं, कहीं नहीं जाओगे जब तक कि आप ये फाइन पेनल्टी पे नहीं करते हो। ये बहुत बड़ी महामारी के रूप में फैल रही है भारत में। इसीलिए ईडी कहता है कि जब भी आपके पास इस तरह का कुछ आए तो ईडी जो समन भेजेगा उसमें याद रखना एक क्यूआर कोड रहेगा और यूनिक पासकोड रहेगा, ऑफिसर्स का नंबर होगा। अगर आपको ज़रा भी शक होता है आप वेरीफाई कर लो कि ये सही डॉक्यूमेंट है या नहीं। इससे लोग होपफुली
ईडी के नाम पे जो ऑफिसर बन के जो दूसरे को ठगते हैं वो काम शायद थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, यही है इसमें। अब ईडी आ गया तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसको सेटअप किया गया था 1956 में, किसके अंदर? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी ईडी के डायरेक्टर कौन है? राहुल नवीन साहब हैं। ठीक है, थोड़ा हम लोग ईडी के बारे में जान लें क्योंकि बहुत चर्चा में रहता है ईडी। ईडी को मुख्यतः 3 कानून, 3 लॉ से पावर मिलता है। एक है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पीएमएलए, जो लागू हुआ था, ये हमारे देश में इम्प्लीमेंट हुआ था 2005 में। पास हुआ था 2002 में, लेकिन लागू कब हुआ? 2005 में। तो पीएमएलए के तहत ईडी जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस होगा, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ना, जो ब्लैक मनी को कन्वर्ट करते हैं इनटू वाइट मनी, सिंपल फॉर्मेट में। ठीक है, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस होगा उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा ईडी। इन्वेस्टिगेशन के समय वो जो अक्यूज्ड है, ऑफेंडर है, उसको ये अरेस्ट कर सकता है और इसके पास पावर है कि उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है जो क्राइम के द्वारा बनाया गया होगा। जैसे इसमें क्या होता है, आपने क्रिमिनल काम किया, रिश्वत ली, इलीगल है, आपने फिर उस पैसे का बैंकिंग चैनल या लीगल चैनल से इस्तेमाल किया, उसको वाइट कर दिया, ठीक है, और फिर उससे ना कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है। ईडी जब इन्वेस्टिगेशन करेगा उसको पता चलेगा कि आपका जो क्रिमिनल था, गलत तरीके से जो पैसा कमाया था, उसे आपने ये प्रॉपर्टी बनाई है। ईडी के पास पावर है कि वो उसको अटैच कर ले, वो अपने कब्जे में ले ले, और जब केस मुकदमा का फैसला होगा तब आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो जज पर डिपेंड करता है। ये पावर किसका है? ईडी का। किस कानून के तहत? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत। दूसरा एक कानून है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जो 2000 में लागू हुआ था। ये एक सिविल लॉ है। सिविल लॉ का मतलब होता है ना, इसमें अरेस्ट नहीं होता, इसमें सिर्फ फाइन और पेनल्टी लगता है। जबकि पीएमएलए एक क्रिमिनल लॉ है, इसमें अरेस्ट के साथ, फाइन पेनल्टी के साथ साथ आपको जेल भी होगा। तो फेमा जो है वो एक सिविल लॉ है। इसमें ईडी को पावर दिया गया है कि जो भारत का विदेशी मुद्रा कानून है, फॉरेन एक्सचेंज लॉ है, क्या आपने उसका वायलेशन किया है, क्या आपने उसका उल्लंघन किया है? तो अगर आपने उल्लंघन, आप पे शक है कि आपने इसका उल्लंघन किया है, तो फिर इसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? ईडी। ईडी यहाँ पे आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, इस पर आपको फाइन और पेनल्टी लगा सकता है क्योंकि एक सिविल लॉ है। फिर एक है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, याद है? विजय माल्या, ठीक है, नीरव चौकसी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ये सब कौन है? ये सब भारत में करते हैं क्राइम। क्राइम मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस, ठीक है, धोखाधड़ी कर दिया, बैंक का पैसा लेकर भाग गए, और भाग जाते हैं कहाँ? विदेश। विदेश से फिर किसी को लाना बड़ी मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो फिर इस तरह के लोगों से निपटने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने पास करवाया है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो ईडी करेगा, ठीक है। और ईडी इस तरह के आदमी को के प्रॉपर्टी को भारत में अटैच कर सकता है जिसके खिलाफ कोर्ट ने एक वारंट इशू किया इस कानून के तहत। याद करो विजय माल्या, किंगफिशर वाला। किंगफिशर ने बहुत सारे बैंकों से पैसे लिए, विजय माल्या ने ऐश किया और भाग के चला गया लंदन। विजय माल्या के खिलाफ बहुत सारा केस चल रहा है, उसमें एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के केस भी चल रहे हैं। और विजय माल्या अब कहता है कि जितना मैंने लोन नहीं लिया उससे ज़्यादा तो मुझ पर फाइन, पेनल्टी और हमारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया है। ईडी बेसिकली 3 कानून से अपना पावर ड्रॉ करता है, पीएमएलए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। ये एक्ट याद रखना, किसी किसी एग्जाम से पूछता है ईडी के पास पावर कहाँ से आता है, ठीक है। फिर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपना एक रिपोर्ट निकाला है और उसने कहा है 2026 में जो वर्ल्ड ट्रेड होगा उसका ग्रोथ सिर्फ होगा 0.05%, ठीक है, 0.5% ग्रोथ होगा, आधा परसेंट ग्रोथ होगा, ठीक है। इस तरह के जो रिपोर्ट आते हैं उससे हमें याद करना पड़ता है। तो पहला रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स। पूछेगा ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स कौन जारी करता है? वो जारी करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक और फेमस रिपोर्ट है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, सिंपल सा है, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट। ये दो बेहद फेमस पब्लिकेशन है WTO का। तो यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट उसने रिलीज़ किया था 7 अक्टूबर 2027 को, लेकिन छपा कल था। ठीक है। WTO क्या कहता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 2025 में जो मर्चेंडाइज ट्रेड होगा, इसका मतलब सर्विस इसमें शामिल नहीं कर रहा है, सिर्फ गुड्स को शामिल कर रहा है। उसने कहा 2025 में जो मर्चेंडाइज गुड्स है वो कहता है अनएक्सपेक्टेडली इस साल ग्रोथ रेट कितना रहेगा, 2.4%। अगस्त में उसने रिपोर्ट निकाला था 2025 में, उस समय ना वो डोनाल्ड ट्रंप पीक पे था, इस पर टैरिफ उस पर टैरिफ, ट्रेड बिल्कुल केओस मचा हुआ था। तो अगस्त में जो रिपोर्ट निकाला था उस समय WTO ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड टैरिफ वाला जो खेल चल रहा था उस समय निकाला था। उस समय WTO ने कहा था कि वर्ल्ड का जो ट्रेड ग्रोथ होगा वो 0.9% होगा, लेकिन अब जो रिपोर्ट निकाला वो कहता है 2.4। कारण है डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणा किया था कि अमेरिका जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, उसने कहा था कि इस दिन से टैरिफ लागू होगा और सब कंट्री का टैरिफ उसने बढ़ा दिया था। तो हुआ क्या था, अधिकतर अमेरिकन इम्पोर्टर ने क्या किया, टैरिफ लगने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ज़रूरत से ज़्यादा सामान मंगा लिया। तो अचानक ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ गया ना, इसके कारण क्या हो गया, WTO ने कहा है कि इस साल ग्रोथ रेट 2.4% रहेगा। तो कारण क्या है, पहला सर्ज इन नॉर्थ अमेरिकन मतलब अमेरिका ने जो इंपोर्ट किया है। ठीक है। दूसरा AI पे बहुत ज़्यादा फोकस है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, AI रिलेटेड प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड में, वो भी एक कारण था। और तीसरा जो इमर्जिंग इकॉनमी है, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इनके बीच का ट्रेड भी क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है। तो 3 कारण उसने गिनाए हैं। अमेरिका में टैरिफ लागू होने से पहले अमेरिकियों ने सारे सामान मंगवा लिए, बहुत सारे सामान मंगवा लिए। फिर AI रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ट्रेड में बूस्ट मिला है और स्ट्रांग ट्रेड हुआ है स्पेशली अमंग द इमर्जिंग इकॉनमीज। लेकिन उसने कहा है इस साल तो 2.4% हो गया, अगले साल स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है अगर यही रही डोनाल्ड ट्रंप की कहानी तो, क्योंकि वो जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो दिखना शुरू हो जाएगा सितंबर ऑनवर्ड्स। ठीक है। इसलिए कह रहा है अगले साल ट्रेड 0.5% रहने की उम्मीद है। फिर वो कहता है जो ग्लोबल GDP ग्रोथ रेट रहेगा 2025 में वो 2.7% होगा और 2026 में घट के कितना हो जाएगा, 2.6%। ये डेटा आपको याद रखना है। पहला, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, लेकिन ये कौन सा रिपोर्ट है, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो मर्चेंडाइज गुड्स है उसका ग्रोथ रेट कितना होगा वर्ल्ड में, 2025 में 2.4 और 2026 में कितना होगा, 0.5% होगा। WTO के हिसाब से वर्ल्ड का जो GDP का ग्रोथ रेट होगा 2025 में 2.7 होगा और 2026 में 2.6 होगा। ठीक है। थोड़ा सा हम लोग WTO के बारे में जान लें। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाया गया था कि जो ग्लोबल ट्रेडिंग होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक देश दूसरे देश से करते हैं, उसके लिए कॉमन रूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वह सिस्टम नहीं होना चाहिए। एक रूल्स होना चाहिए, रेगुलेशंस होना चाहिए, जिसके आधार पे ये ट्रेडिंग होना चाहिए। इसके लिए शुरू में आपका बना था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है। ये फिर आपका जैसे बना ना, वर्ल्ड बैंक बना, IMF बना, ट्रेड के लिए GATT बना था। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड जो था ना, एडहॉक बॉडी था, इसका मतलब ये परमानेंट बॉडी नहीं था, ये रूल्स बनाने की कोशिश करता था। फिर मराकेश में एक समिट मीटिंग हुआ, मराकेश आपका मोरक्को में है, और वहाँ पे डिसाइड किया गया GATT को एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए जो ट्रेड के लिए रूल्स बनाएगा। फिर GATT ख़त्म हो गया और उसके जगह पे आ गया WTO एग्जिस्टेंस में कब आया था, 1 जनवरी 1995। अभी भी कभी किसी एग्ज़ाम में पूछ लेगा WTO ने किसको रिप्लेस किया था, GATT को रिप्लेस किया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो फिर फंक्शन क्या है,
ग्लोबल ट्रेड के लिए रूल्स बनाओ। ठीक है, ये बेसिकली एक फोरम है जहाँ पे जो मेंबर कंट्रीज होते हैं वो ट्रेड के लिए ना रूल्स बनाने के लिए आपस में एग्रीमेंट साइन करते हैं। फिर अगर मेंबर्स के बीच में झगड़ा हो गया ट्रेड को रिलेटेड, तो फिर वो डिस्प्यूट सेटलमेंट भी कौन करता है? WTO। देखो, अमेरिका और भारत के बीच जो आपका डिस्प्यूट है, जैसे स्टील पे हो गया, उसने टैरिफ लगा दिया, भारत क्या कर रहा है? सारा चीज़ वो ले जा रहा है WTO में, और WTO से कह रहा है कि अमेरिका जो कर रहा है वो रूल्स के खिलाफ है। देखो, बहुत सारे देश जाएंगे WTO में अमेरिका के खिलाफ। क्यों? क्योंकि जो WTO का मेंबर कंट्री है, अगर उसमें ट्रेड का डिस्प्यूट होता है तो उसको सोल्यूशन निकालता है WTO। लेकिन वर्चुअली WTO अभी देखो कहीं है ही नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहता है हम किसी को मानते ही नहीं हैं, वो अलग कहानी है। तो WTO में कितने मेंबर्स कंट्री हैं? 166। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इसकी WTO की डायरेक्टर जनरल कौन है? नगोजी ओकांजो इवियला। ये ना एक लेडी है, पहली बार कोई लेडी WTO की डायरेक्टर जनरल बनी है, वो है नगोजी ओकांजो इवियला। ये अफ्रीका की हैं। ठीक है, ये WTO के बारे में जानना है। चलो, अभी देखो गोल्ड का दाम बहुत बढ़ रहा है। क्यों? हमेशा याद रखना, गोल्ड को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। जब भी कोई टेंशन होगा, क्राइसिस होगा, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और देखो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पूरे वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी बढ़ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन सा पॉलिसी अपनाएगा, नहीं अपनाएगा। इसके कारण ना लोग शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगा रहे हैं, बॉन्ड्स में भी कम पैसे लगा रहे हैं, और सारा पैसा शिफ्ट कर रहे हैं गोल्ड की तरफ। इससे गोल्ड का प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का दो तरीका होता है। या तो आप सीधा क्या करो, खुद गोल्ड खरीद के घर पे रख लो, लेकिन उसमें डर क्या रहता है? चोरी चकारी का डर रहता है, किसी ने चोरी कर लिया तो फिर क्या होगा। दूसरा ऑप्शन है ना आपके पास, आप इन्वेस्ट करो ETF में। ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। ठीक है, तो अभी बताते हैं ETF होता क्या है। पहले न्यूज़ देख लें। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, ये एसोसिएशन है गोल्ड का, सॉरी, गोल्ड प्रोड्यूसिंग, ये जो गोल्डन सॉरी सॉरी ये जो गोल्ड मार्केट है ना, उसका जो एसोसिएशन है वो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। वो कहता है सितंबर 2025 में भारत में जो गोल्ड ETF था, उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था? $902 मिलियन, लगभग 1 बिलियन के आसपास पहुंच रहे हैं। भारत में लोग बहुत पैसा लगा रहे हैं गोल्ड ETF में। ठीक है, गोल्ड काउंसिल कहता है, वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहता है भारत नंबर 1 है एशिया में। सेकंड नंबर पे कौन आता है? चाइना। चाइना में लोगों ने 622 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर है इन्वेस्ट किया है गोल्ड ETF में। और थर्ड पे आता है आपका जापान। जापान में 415 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है जापान में गोल्ड ETF में। सितंबर मंथ का डेटा है ये। इंडिया 1 हो गया, सेकंड चाइना, थर्ड जापान। तो फिर वर्ल्ड में टॉप पे कौन है? अमेरिका। सबसे ज़्यादा फियर अमेरिका में ही है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा, अमेरिकन इकॉनमी का क्या हाल होने वाला है। अमेरिकियों ने जम के इन्वेस्टमेंट किया है गोल्ड में। तो वर्ल्ड में लीडिंग कंट्री कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स। वहाँ पे $10.3 बिलियन इन्वेस्ट हुआ है इन गोल्ड सितंबर मंथ में। सेकंड पे कौन आता है? यूनाइटेड किंगडम। और थर्ड पे आपका आता है स्विट्जरलैंड। तो एशिया में नंबर 1 कौन है? इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड में नंबर 1 कौन है? US। अब देखो ETF होता क्या है। पहले तो फुल फॉर्म हो गया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। 99% चांस है आपको फुल फॉर्म ही पूछेगा। ये बेसिकली एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो इन्वेस्टर्स के पैसे को इकट्ठा करता है और उसको इन्वेस्ट करता है शेयर्स में, बॉन्ड्स में, कमोडिटीज़ या फॉरेन करेंसी में। गोल्ड एक कमोडिटी है। ठीक है, फिर ये लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, और वहाँ से इसको खरीदा और बेचा जा सकता है एक शेयर्स के भांति। ठीक है, देखो ये बेसिकली है क्या, ये एक म्यूचुअल फंड है। जैसे ये आपका SBI म्यूचुअल फंड, उसने लॉन्च किया एक स्कीम, सिंपल सा है। स्कीम को मैनेज करने के लिए एक होता है AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये स्कीम को मैनेज करता है म्यूचुअल फंड का। तो फिर SBI क्या कहता है आपको?
हम एक गोल्ड ETF लेकर आए हैं। आप चाहो तो इसमें आप इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट कैसे करो? तो ये जो हमारा स्कीम है ना गोल्ड ETF का, इसका आप खरीदो यूनिट, ठीक है। और सपोज करो 1 यूनिट का दाम उसने कितना रखा, मान लो उसने रखा 10 रुपये। तो फिर हम और आप क्या करेंगे, 10-10 रुपये उसको देंगे, और हमें मान लो हमने 10 खरीदा तो हमें 10 यूनिट मिल जाएगा। सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर वो अपना कमीशन काट लेगा। उसके बाद बाकी पैसा है वो जाके आपका गोल्ड ETF है ना, वो गोल्ड खरीदना शुरू कर देगा। फिर वो क्या करेगा, वो जो यूनिट है उसको लिस्ट कर देगा शेयर मार्केट पे, NSE पे लिस्ट कर दिया। अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो फिर हमारे यूनिट का प्राइस भी बढ़ेगा, और अगर गोल्ड का प्राइस घटेगा तो हमारे यूनिट का प्राइस भी क्या होगा, गिरेगा। यहाँ याद रखना, जो गोल्ड होता है वो हमारे पास नहीं होता, वो SBI म्यूचुअल फंड वाले के पास होगा वो गोल्ड, उसको वो रखेंगे, ठीक है। और जब हमें खरीदना होता है तो वो क्या करते हैं, गोल्ड बेच देते हैं, और प्राइस जो होता है उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं, वो पैसे हमें वापस कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, हमें गोल्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं, गोल्ड कहाँ रखना है झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। और अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो हमारा प्राइस भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ेगा, और गोल्ड का प्राइस गिरेगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो होगा वो भी कम होगा। ये फ़ायदा होता है ETF का। है तो बिल्कुल म्यूचुअल फंड जैसा, तो फिर डिफरेंस क्या है? जो म्यूचुअल फंड वाला होता है वो जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो भी शेयर्स वगैरह में करता है, लेकिन वो ना नॉर्मली उसको कुछ म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं जो क्लोज्ड एसेट्स होते हैं, जो क्लोज्ड वाले होते हैं, जो कि भारत में अब ना के बराबर ही इशू होता है, वो लिस्ट कर देते हैं शेयर मार्केट से, और फिर वहाँ पे खरीद सकते हो और बेच सकते हो। नॉर्मली मैक्सिमम जो होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ओपन एंडेड स्कीम होता है, सॉरी। इसमें अगर आप खरीदना और बेचना चाहते हो यूनिट्स को, तो फिर उसका जो प्राइस होगा ना, वो खरीदा और बेचा जाता है नेट एसेट वैल्यू पे, और जो नेट एसेट वैल्यू है वो डिक्लेयर करेगा म्यूचुअल फंड वाले। तो डेली म्यूचुअल फंड वाले डिक्लेयर करते हैं आज इस स्कीम का NAV कितना है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से अगर आप बेचना चाहो तो आप यूनिट बेच दो म्यूचुअल फंड वाले को, और अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप डायरेक्ट और यूनिट खरीद सकते हो म्यूचुअल फंड वाले से। तो ETF में क्या होता है, वो बिल्कुल शेयर्स की तरह होता है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है, जैसे शेयर का प्राइस अप्स एंड डाउन्स होते हैं वैसे वो अप एंड डाउन होगा। म्यूचुअल फंड जो ओपन एंडेड स्कीम है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होता, और उस पर जो ट्रेडिंग होगा, खरीदना बेचना, आपको म्यूचुअल फंड वाले से ही खरीदना पड़ेगा और म्यूचुअल फंड वाले को ही बेचना पड़ेगा। और वो जो प्राइस होगा वो किस पे होगा, NAV पे होगा, नेट एसेट वैल्यू पे होगा। ये डिफरेंस हो जाता है ETF और म्यूचुअल फंड्स में। नॉर्मल म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट का काम है, कैपिटल मार्केट का है, तो फिर इसका रेगुलेटर कौन है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आज के जो न्यूज़ कवर किए गए हैं उस पर कुछ MCQ सेक्शंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड पोस्ट डे 2025? 2025 वर्ल्ड पोस्ट डे का थीम क्या है? ए, पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विस, ग्लोबल रीच। बी है पोस्ट एंड पीपल एट SDG। सी है 150 years of enabling communication and empowering people across nations. D है together for trust, collaborating for a safe and connected future. None of these. अब जानते हो आंसर क्या है, पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विस, ग्लोबल रीच। ये जो है ना सी, ये 2024 का है आपका थीम, और डी जो है ना टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर, ये 2023 का थीम है। ये पुराने हैं, नहीं पूछते हैं, अभी का ही याद करना है। क्वेश्चन 2, हु inaugurated the SATCOM Summit on Space Networks for Universal Connectivity at the 9th India Mobile Congress 2025? किसने इनाग्रेट किया SATCOM समिट को? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर स्पेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इसरो के चेयरमैन V नारायणन। नन ऑफ दिस। आप जानते हो इसका आंसर क्या है, ज्योतिरादित्य सिंधिया।
अगर पूछेगा 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इनॉग्रेशन किसने किया, तब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सैटकॉम समिट पूछेगा तब तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। फिर विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन एंटी पॉवर्टी स्कीम अरुणोदय 3.0। ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, डी है त्रिपुरा, सी है असम, डी है मेघालय, ई है नन ऑफ दीज। अरुणोदय 3.0 किसने लॉन्च किया है? बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय, नन ऑफ दीज। आप जानते हो हिमंता बिस्वा शर्मा फॉर्म में है, ये लॉन्च किसने किया? असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने। सी। डी विच कंपनी हैज लॉन्च द अराताई इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस? ए OpenAI, बी Oracle, सी Microsoft, डी Zoho, ई नन ऑफ दीज। अब जानते हो आंसर क्या है? डी Zoho। ये श्रीधर वेम्बू ने लॉन्च किया ना, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ठीक है। 5वां, सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमार यागी हैज वन द 2025 नोबेल प्राइज इन विच डिसिप्लिन? किस कैटेगरी में इनको नोबेल प्राइज मिला है? ए केमिस्ट्री, बी फिजिक्स, सी मेडिसिन, डी इकोनॉमिक्स, ई नन ऑफ दीज। आप जानते हो ये प्राइज किसमें मिला है? केमिस्ट्री में मिला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करो, सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर्स करो। ठीक है। और इसके जो MCQs हैं वो अपलोड हो जाएंगे, आप उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।